नमस्कार दोस्तों, आपका लर्नर्स क्लासरूम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के साइंस के चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे। तो मैटर, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। दुनिया में जो प्रत्येक वस्तु जिस चीज से बना होता है उसे साइंटिस्ट ने मैटर नाम दिया, है ना। और यह जो होता है इसके पास मास और वॉल्यूम होता है। मतलब मैटर है बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम जो होता है वो मैटर के पास होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिसके जिसके पास मास और वॉल्यूम हो उसे पदार्थ कहते हैं। अब आगे है कि ऐसा नहीं कि आज के मॉडर्न साइंस में ही पदार्थ की अवधारणा विकसित हुई, या पहले से ही चला आ रहा है। तो पहले जो है हमारे जो भारतीय जो फिलोसफर पहले हुए, उन्होंने भी पदार्थ को उन्होंने भी अपने हिसाब से पदार्थ को बांटा कि पदार्थ क्या होता है। तो उनके हिसाब से दुनिया में जो भी पदार्थ मिलते हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज एग्जिस्ट करता है, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है। कि वह जो है उसका निर्माण, हर एक वस्तु का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर के वो से बना हुआ है। वह 5 तत्व जो है एयर है, अर्थ है, फायर, स्काई एंड वाटर, है ना। तो संस्कृत में कहावत भी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व इति रचित शरीरा। तो 5 तत्वों से ही हर चीज का निर्माण हुआ है। तो इसलिए उन्होंने इसे पंच तत्व की संज्ञा दी, जिससे हर एक वस्तु का निर्माण हुआ है। लेकिन आज का जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उन्होंने जो हर एक मैटर है, हर एक पदार्थ को 2 तरीके से बांटा। पहला उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, है ना, जो पदार्थ के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके आधार पर। दूसरा उनके केमिकल बिहेवियर या केमिकल नेचर के आधार पर पदार्थ को बांटा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, वो सारा डिस्कशन जो है इनकी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे बेस्ड होगा। चलिए सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम लोग जानेंगे कि आखिर जो फिजिकल नेचर मैटर का कैसा होता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा समझेंगे कि मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, है ना। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल? तो यह जो पार्टिकल होते हैं कितने छोटे होते हैं, किस प्रकार से पदार्थ के अंदर होते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी है। देखिए, सबसे पहले एक कंटेनर है, इसमें कुछ पानी ले लिए। अब इसके बाद क्या करते हैं कि इसमें 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं, है ना। इसमें कुछ मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डाल देते हैं। जब पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डाले तो इसका कलर जो है पिंक हो जाता है। जब पिंक हो गया उसके बाद से देखें कि ये वाटर का कलर चेंज होकर के पिंक हो गया। फर्दर इसमें से हम क्या किए कि कुछ लगभग 100 ml पानी है, 100 ml पानी लिया हमने, और उसके बाद इसमें से क्या किए कि एक परखुली से इसमें से 10 ml निकाल करके एक दूसरे कंटेनर में डाल दिए, जिसमें भी पहले से पानी था। और जब इस परखुली से निकाल करके ये KMnO4 के घोल को इसमें डाल दिए, तो फिर से ये पिंक हो गया। फिर फर्दर से इसमें क्या किए कि इस पूरे 100 ml में से 10 ml निकाल करके फिर इसमें डाल दिए, 10 ml। अब इसमें फिर से इसका रंग भी जो है लाइट पिंक हो गया। फिर फर्दर इसमें से निकाल करके तो और भी ज़्यादा लाइट पिंक हो गया। तो हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि इसका रंग घटता जा रहा है, यानी कि कहीं न कहीं इसमें ज़्यादा जो है KMnO4 के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा प्रेज़ेंट है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम, लेकिन है सभी में। पानी में पूरी तरह से KMnO4 के जो अणु हैं, वो मॉलिक्यूल हैं, वो हैं हर जगह हर एक जगह पे वो विद्यमान है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा डार्क दिख रहा है, और ग्रेजुअली वो उसका मॉलिक्यूल की संख्या कमी, तो यहाँ पे हल्का लाइट दिख रहा है पिंक, लेकिन उसकी संख्या तो मौजूद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कहीं न कहीं KMnO4 की थोड़ी-सी भी मात्रा इस पूरे पानी में जाकर के समा जाती है, इस पूरी तरीके से घुल जाती है। तो इसी के आधार पे हम इस जो एक्टिविटी परफ़ॉर्म किए, इसके आधार पे जो है कि यह दिखाता है कि पानी के जो बीच में बहुत सारा ऐसा जगह होगा जहाँ पर ये KMnO4 के अणु जो है जाकर के समा गए होंगे, जाकर के अपने आप को एडजस्ट कर लिए होंगे, तब तो जाकर के पानी का कलर जो है वो KMnO4 के कलर का हो गया। जब इसमें धीरे-धीरे भी कम मात्रा में भी KMnO4 डाला गया, क्योंकि 10-10 ml ग्रेजुअली हर एक बीकर में फिर डाला गया, जिससे कि KMnO4 की मात्रा लगातार कमती गई। फिर भी जो लास्ट बीकर है
उसमें KMnO4 की मात्रा दिखती है, यानी हल्का भी उसमें KMnO4 है तो वो पूरे पानी में है, यानी पूरे पानी में कुछ ना कुछ ऐसा जगह मौजूद होगा जहाँ पर KMnO4 पूरे पानी के मॉलिक्यूल में के बीच में कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे KMnO4 के मॉलिक्यूल जाकर के एडजस्ट किए होंगे अपने आप को। यानी कि यह एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि KMn जो मॉलिक्यूल होता है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई ना कोई कुछ स्पेस ऐसे होंगे जहाँ पे वो KMnO4 के जो मॉलिक्यूल है वो जा करके अपना स्थान लिए होंगे। तो इससे हमें यह पता चला कि भाई हर एक मैटर जो होता है इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, हर एक मैटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कुछ स्पेस होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess काइनेटिक एनर्जी। अब इससे तो हमने यह जाना कि जो हर एक मैटर है उसके बीच में कुछ वो मॉलिक्यूल, उसके बीच में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में कुछ जगह होती है। अब ये मॉलिक्यूल किस प्रकार होते हैं, तो जनरली वो मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने स्थान से स्थान पे हल्का मूव करते रहते हैं, और चूंकि वो मूव करते हैं उनमें मोशन होता है, इसलिए जब उनमें मोशन होता है इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। चूंकि वो मूव जो पार्टिकल होते हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो अपने जगह पे मूव करते रहते हैं, इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे, तो मूव करते रहते हैं, उनमें वेलोसिटी होता है, मोशन होता है, तो इस वजह से वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, और यह जो है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जो उसके मॉलिक्यूल है उसके उसका जो मूवमेंट है उसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और यह काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी मैटर का, उसका जो उसके जो मॉलिक्यूल के उसके मॉलिक्यूल के जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब अगला जो है प्रॉपर्टी उसके बारे में जानेंगे, जो मैटर का जो पार्टिकल है उसके जो मैटर के मॉलिक्यूल है उसके जो पार्टिकल के और जो दूसरे प्रॉपर्टी है उस पर जानेंगे। तो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब सवाल उठता है कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उनके बीच मोशन है, वो गति करते रहते हैं, तो आखिर वो क्या है जो उनको पास पास रखे हुए है? आखिर उन अणुओं के मिलने से ही तो पदार्थ बना है, तो आखिर वो अणु एक दूसरे के नजदीक रहते क्यों हैं? वो कौन सा फैक्टर है जो उनको पास रखता है? तो या इसलिए वो होता है क्योंकि पार्टिकल के मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। आप इस फिगर से देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये कुछ महिलाएं हैं जो एक साथ एक दूसरे को ऐसे हाथ से पकड़ करके और ये लयबद्ध होकर के ये डांस कर रही है। अब आप सोचिए जरा कि ये लोग दूसरे को कस के पकड़े हुए हैं, इनका पकड़ मजबूत है क्योंकि पर्टिकुलरली इनका दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और पूरी तरह से ऐसे जकड़े हुए हैं। लेकिन क्या होगा कि यदि तो इनकी पकड़ मजबूत है, ये लोग अपने जगह से डांस भी करेंगे, आगे पीछे भी होंगे, लेकिन ये छूटेंगे नहीं क्योंकि वो परस्पर एक दूसरे को बढ़िया से होल्ड किए हुए हैं, उनके बीच जो है वो अच्छा बॉन्डेशन है, तो वो साथ में ही है, इधर उधर मूव करने के बावजूद उनका जो है वो टूटता नहीं है। तो इसी प्रकार मैटर जो है एक दूसरे को पकड़े हुए हैं और अपनी जगह पे जो है मौसम मूव करने के बावजूद भी वो एक साथ बने हुए रहते हैं। अब इससे यह पता चलता है कि सजेस्टेड दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में क्या होता है? जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। दीज फोर्सेस कीप द पार्टिकल टुगेदर, और यही फोर्स जो होता है पार्टिकल को एक साथ बनाए रखता है, उनके मॉलिक्यूल एक साथ बने रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर अनदर काइंड। अब चूंकि अब जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है मैटर के मॉलिक्यूल के बीच में, वो हर एक मैटर का एक जैसा नहीं होता है, किसी अलग अलग मैटर टू मैटर उनके बीच मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो वेरी करता है। किसी मैटर का जो किसी मैटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो किसी मैटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो वो मैटर टू मैटर डिपेंड करता है। मान लीजिए इसमें इस प्रकार से हाथ पकड़े हुए यदि यही महिलाएं रहती और इस प्रकार से रहती है, परस्पर इस तरह से इतना अच्छा से एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहती, सिर्फ ये अपना हाथ एक दूसरे के से हाथ में ऐसे डाले रहती, है ना। इस तरह से सिर्फ हाथ एक दूसरे का ऐसे पकड़े रहती। अब ये लोग यहाँ पे डांस करते हैं तो इनका पकड़ कम रहता है ना, इनका अलग अलग होने का संभावना ज्यादा रहता है, इनके बीच का जो बाउंडेशन है वो कम रहता है।
है ना? और मान लीजिए यदि ये दोनों ये सही महिलाएं परस्पर एक दूसरे को अपनी अंगुलियों से एक दूसरे की अंगुलियों से एक दूसरे को पकड़े रहती, तब और इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, ये जो इन दोनों को इन लोग को एक साथ रखने का जो फोर्स है वो और भी ज्यादा कम जाता। तो इसी तरह से हर एक मैटर का होता है, हर एक मैटर के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इसी तरह वैरी करता है, और इस तरह से उनका नेचर वैरी करता है। अगला है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्टिव अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अलग अलग पदार्थों में जो ये अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच का, वो अलग अलग होता है। अब स्टेट ऑफ मैटर, अब हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्था। चूंकि पदार्थ अलग अलग रूपों में मिलता है, हम लोग जनरली ऑब्जर्व भी करते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि जितने तरह के मैटर है वो सभी एक जैसे नहीं है, अलग अलग तरह के मिलते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर फिजिकल अपीयरेंस हम लोग जानेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कितने प्रकार के हैं। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने चारों ओर जो पदार्थ को पाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ को पाते हैं, वो कितने स्टेट में होते हैं? 3 स्टेट में। तुम लोग तो पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में होते हैं। तो उनमें से पहला जो है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सॉलिड्स हैव ए डिफिनिट शेप। सॉलिड का प्रॉपर्टी सबसे पहला कि उनमें डिफिनिट शेप होता है ना? शेप जैसे ईटा है, मान लीजिए लोहा का कोई बर्तन है, कुछ भी, तो इन सब का शेप अपना निश्चित होता है। इसको कहीं भी रख दीजिएगा वो अपना शेप मेंटेन करके रखेगा, वो बदलता उनका शेप नहीं है। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, इनकी बाउंड्री जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, निश्चित रूप से होता है, इनका बाउंड्री चेंज नहीं होता। ईटा है तो ऐसे ही रहेगा, चाहे उसको 10 वर्ष के लिए छोड़ दीजिए, 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उनकी बाउंड्री तय होती है, उसी में वो रहते हैं, उसी की सीमा में ही वो खुद रहते हैं, वो उसको चेंज नहीं करते। अगला फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होता है, आयतन, वो भी फिक्स्ड होता है, वो अपना आयतन को बदलते नहीं है जन। एंड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लगभग नेग्लिजिबल होती है, बहुत ना के बराबर होती है। सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और वो चाहते हैं कि उनका शेप जो है, वो जो सॉलिड का जो शेप होता है, उनमें यह टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन करके रखें, उसको बिगड़ने ना दे। जैसे कि आप लोग देखेंगे रबर है या कोई भी चीज़ है, तो उसको ऐसे खींचते हैं तो वापस क्या होता है कि वो अपने पुराने स्टेट में आ जाती है। तो उनमें ऐसा गुण होता है कि वो अपने पुराने शेप को ही मेंटेन करने का कोशिश करती है। सॉलिड्स दे हैव रिजिड, है ना, वो कड़े होते हैं। द लिक्विड स्टेट, अगला जो स्टेट है लिक्विड स्टेट है। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप्स। अब लिक्विड में के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। आप उस बर्तन को ले लिए, उसमें पानी को डाल दीजिए तो बर्तन के शेप का पानी हो जाएगा। किसी ग्लास में आप पानी को डाल दीजिए तो वो पूरा ग्लास के शेप का पानी हो जाएगा। यानी कि पानी का अपना कोई शेप नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम शेप है। यदि इस ग्लास में 1 लीटर पानी है, तो उसको किसी दूसरे कंटेनर में भी उड़ेल कर डाल देंगे तो वो 1 ही लीटर रहेगा, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो उनका शेप जो है फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। अब सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं, और उनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो कम होता है। सॉलिड के बीच का जो स्पेसिंग होता है वो कम होता है। इस प्रकार से आप समझिए कि मान लीजिए ये एक कोई सॉलिड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल होंगे काफी क्लोज होंगे एक दूसरे से, और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो ज्यादा होगा इस तरह से। लेकिन और इनके बीच जो है, चूंकि ये ज्यादा संख्या में है, ज्यादा क्लोज है, इसलिए इनके बीच जो है गैप है वो कम है, इनके बीच जो जगह है सॉलिड्स के बीच में वो कम है। लेकिन ये यह तो यह सॉलिड में है। वहीं लिक्विड जब होता है, मान लीजिए लिक्विड है, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, और इनके बीच का जो जगह है, इनके बीच दो मॉलिक्यूल के बीच का जो जगह है वो थोड़ा गैप ज्यादा है ना? मोर गैप बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। अब चूंकि इनके बीच स्पेस ज्यादा है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है वो कमजोर है,
सॉलिड की तुलना में इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कम है। इसलिए वो जनरली क्या होते हैं कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो सॉलिड की तुलना में, सॉलिड के मॉलिक्यूल की तुलना में वो ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच जो स्पेस होता है वो कम होता है। अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल द सॉलिड स्टेट। अगला, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू गैस लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो, यदि सॉलिड और लिक्विड को किसी पानी में डाल दिया जाए, तो यदि उसको मुक्त कर दिया जाए तो वो लिक्विड में अपने आप को डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी जाकर के वहां मिल सकते हैं। उनका जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड लिक्विड का, दोनों का लिक्विड में जाकर के वो मूव मिल सकते हैं जाकर के। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, है ना। लेकिन इनमें भी क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो जनरली ज्यादा, उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है। यानी जनरली डिफ्यूजन जो होता है वो मूवमेंट होता है एक तरह से। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन जिनको पता नहीं है वो समझ लीजिए। डिफ्यूजन जनरली क्या होता है कि मूवमेंट होता है, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इस बीकर में जो है गैस का कंसंट्रेशन कम है। अब यदि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे चूंकि गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ गैस का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए गैस के जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे फ्रॉम हायर टू लोअर। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का हायर टू लोअर, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यही बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। मतलब लिक्विड जो होते हैं जनरली हायर रेट से डिफ्यूजन करते हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो लिक्विड जाएगा वो जाने की उनकी गति है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। क्योंकि वो इसलिए होता है, इनकी गति इसलिए थोड़ा तेज होती है क्योंकि इनके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो ज्यादा फ्री रहते हैं और वो थोड़ा तेजी से मूव करते हैं। अगला तीसरा जो है वो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमने बताया था पहले पीछे की जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी क्लोजली अटैच होते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिसे हम इस फिगर से समझ सकते हैं। वहीं गैस जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े अलग अलग होते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है ना। इसलिए वो इसकी सॉलिड की उनके लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड की तुलना में थोड़ा फ्री होते हैं, ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं। वहीं गैस को जब लिक्विड से तुलना किया जाए तो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की तुलना में और ज्यादा दूर दूर होते हैं और ये काफी फ्री होते हैं। इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इनके मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो और भी ज्यादा वीक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस में यदि सबसे वीक अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो गैस का है, और सबसे हायर अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड का है। सॉलिड में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सब बहुत नजदीक होते हैं एक दूसरे के, वहीं गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। अगला, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड। चूंकि इनके मॉलिक्यूल के बीच में काफी स्पेस होता है, इसलिए इन्हें ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इनको ज्यादा दबाया जा सकता है। क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे इनके मॉलिक्यूल थोड़ा जो दूर दूर है वो थोड़ा नजदीक आसानी से आ जा सकते हैं, इसलिए इनको दबाया ज्यादा जा सकता है। एंड उनमें क्या होता है कि इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है, जिस प्रकार लिक्विड का कोई फिक्स जो है, सॉरी, लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, उसी प्रकार इनका भी कोई शेप फिक्स नहीं होता है। गैस का एज वेल एज लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। एग्जाम्पल कुछ गैसें जैसे एलपीजी, सीएनजी को हम देखें, इनको किसी भी बर्तन में डाल दिए तो पूरे बर्तन को भर देते हैं, बड़ा छोटा हर चीज के वो शेप में आ जाते हैं और उसको बर्तन में पूरी तरह से फैल जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम और एज वेल एज शेप दोनों जो है फिक्स नहीं होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि सॉलिड यहाँ हम लिख देते हैं वॉल्यूम और यहाँ शेप। सॉलिड में क्या होता है,
कि ये भी होता है फिक्स और शेप भी फिक्स होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम तो फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है, जबकि गैस में न तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। आगे, चूंकि हम लोगों ने मैटर के तीन तरह के स्टेट को देखा, अब बात यह उठता है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो है, मान लीजिए कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है या कोई गैस है, तो क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, है ना? हम लोग सभी जानते हैं कि जनरली किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, गर्म होने के बाद वो लिक्विड है तो मेल्ट होता है, सॉरी वो गैस में चेंज होता है, सॉलिड है तो वो मेल्ट होकर के लिक्विड में बदलता है। तो हम लोग जनरली क्या होता है कि जो मैटर होते हैं वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, तो आखिर उसके अंदर क्या घटना घटती है जिसके कारण कि एक सब्सटेंस का वो मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है? अगला, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। क्या होता है कि जनरली जो मैटर चेंज होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हम लोग किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं, उसको हीट देना शुरू करते हैं। जब उसको हीट देने लगते हैं तो उसके बीच के जो मॉलिक्यूल, चूंकि वो पहले से ही मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं अपने जगह पे, तो उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलता है, जिसके कारण कि उनका जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करने लगते हैं। ज़्यादा स्पीड स्पीड उनका बढ़ जाएगा तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड के बढ़ने से बढ़ती है। तो जब उनको एनर्जी मिल जाएगा, उनका जो मोशन है, उनका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। कि जो तो इस वजह से उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, अब उनका इतना ज़्यादा इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनका जो काइनेटिक एनर्जी का मान जो है इतना बढ़ जाता है कि उनको जो फोर्स बांधे हुए रखता है, परस्पर जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, जो एक दूसरे को अपनी ओर खींचे रखता है, तो इनका इतना एनर्जी हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी इनका इस एक मॉलिक्यूल का इतना हाई हो जाता है लगातार हीट सप्लाई करने के बाद, कि वो इस बंधन को, जो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इस अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा इनका एनर्जी हो जाता है, जिसके कारण कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है अब मॉलिक्यूल को बांध सकने में सक्षम नहीं होता है, या फिर जो मॉलिक्यूल है उसका अट्रैक्टिव फोर्स और ज्यादा वीक हो जाता है, दूसरे शब्दों में कहिए, क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है उनके बीच का अट्रैक्शन, जिसके कारण कि उनका मूवमेंट और बढ़ जाता है, वो और ज्यादा दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ए स्टेट इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, अब उसके बाद क्या होता है कि जब इसका मूवमेंट बढ़ जाता है, इनके बीच का गैप बढ़ जाता है, तब जो सॉलिड होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो उनका स्टेट चेंज हो जाता है, वो लिक्विड के फेज में इंटर कर जाते हैं, एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और इस प्रकार जो है सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट कर जाते हैं। अगला, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हम जानेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, लगातार किसी सॉलिड को यदि हीट दिया जाए, जब किसी सॉलिड सब्सटेंस है उसको लगातार हम हीट देते हैं तो क्या होता है कि वो एक समय के बाद वो पिघलना शुरू कर देता है, वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो उसी को लेके है मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, है ना? तो मिनिमम टेम्परेचर, मान लीजिए कोई सॉलिड है, इसको हम लगातार गर्म करना शुरू किए, गर्म करते जा रहे हैं, इसमें लगातार हीट का सप्लाई हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एक हीट का एक मान ऐसा आएगा जहां पर पहुंचने के बाद ये सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, या लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो वह मिनिमम टेम्परेचर है ना, जैसे पानी के केस में मान लीजिए अ, बर्फ को बर्फ जब 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तब ये बर्फ जो है वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है।
ये जो 0 डिग्री सेल्सियस वो मिनिमम टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा भी रहेगा 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री तो भी वो चेंज होकर के लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन इसलिए मिनिमम कहा जाता है क्योंकि वो इससे इससे कम, यदि 0 से भी 1 डिग्री भी कम या पॉइंट में भी कम रहेगा तो फिर से वो सॉलिड में आ जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर का वह मान, वह न्यूनतम मान जो उसके लिए आवश्यक हो, उससे न्यूनतम इसलिए क्योंकि उससे ज़्यादा पे भी वो पिघलेगा, लेकिन न्यूनतम इसलिए क्योंकि उससे न्यूनतम ही चाहिए, क्योंकि उससे कम पे वो पिघल नहीं सकता, जहाँ से वो पिघलना शुरू होता है बेसिकली। इसलिए हम उसको न्यूनतम न्यूनतम मान को ही लेते हैं, मिनिमम टेम्परेचर। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, वह मिनिमम टेम्परेचर जब कोई सॉलिड जिस मिनिमम टेम्परेचर पे पिघलना शुरू करता है, मेल्ट करना शुरू करता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, प्रेशर का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं, जनरली प्रेशर को हम जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नॉर्मल जो वायुमंडलीय दाब होता है, इसी पे हम लोग उसे रखते हैं। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जहाँ से वो सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदलना शुरू करता है, उसे हम जनरली मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस का। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, है ना, ये केल्विन में होता है, और इसको डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में 273। जनरली डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में बदलना रहता है तो इसमें 273 जोड़ दिया जाता है। तो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर रिमेन द सेम। जनरली क्या होता है कि सॉलिड मेल्ट करते हैं तो उसके टेम्परेचर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। कहने का मतलब कि कोई बर्फ है ना, ये आइस का क्यूब है। अब ये आइस है, अब लगातार इसका टेम्परेचर लगातार नीचे आते गया, इसका टेम्परेचर सॉरी लगातार बढ़ते गया, -4 -3 -2 -1, जैसे 0 आया, 0 डिग्री के बाद भी यदि हम इसको लगातार हीट देते रहे, यदि यह हीट लेते रहा तो भी 0 डिग्री पे इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा, ये बढ़ता नहीं है। कब तक नहीं बढ़ता है? जब तक कि इसका ये आइस जो है वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो वही कह रहा है ना कि जब फेज चेंज होता है लिक्विड से, सॉरी सॉलिड से लिक्विड में जब फेज चेंज हुआ, उस दौरान जो है वो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है? कहने का मतलब कि जब आइस से वाटर में कन्वर्जन हुआ, उस दौरान हम उसमें हीट दे भी रहे होंगे तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री पे ही फिक्स रहेगा, वो उसका बढ़ेगा नहीं। तो आखिर जो हमने उसको हीट दिया तो वो गया कहाँ? उसका टेम्परेचर जो है वो क्यों नहीं बढ़ा? तो इसी का उत्तर जो है हम लोग जानेंगे। तो इसी के लिए जो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग लेटेंट हीट शब्द का प्रयोग करते हैं। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा, लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा या गुप्त, छुपा या गुप्त। द हीट कंज्यूम्ड और इमिटेड, है ना, जनरली क्या होता है कि हीट कंज्यूम्ड और इमिटेड व्हेन मैटर चेंजिंग स्टेट फ्रॉम ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट। जैसा कि हमने बताया कि अभी हम बर्फ को अभी हमने बर्फ था उसको, वो जब 0 डिग्री पे जब तक वो चेंज किया पूरा लिक्विड में बदला, तब तक जब तक उसको हम लगातार हीट दे ही रहे थे, लेकिन फिर भी जब तक स्टेट का कन्वर्जन हुआ सॉलिड से लिक्विड में, जब वो चेंज हुआ तब तक उस पूरे बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहा, यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि सारा का सारा बर्फ पानी में बदल गया, जब तक वो 0 डिग्री पे ही उसका टेम्परेचर फिक्स रहा। बल्कि हम उसको लगातार हीट दे ही रहे थे, फिर भी वो 0 डिग्री पे ही फिक्स रहा। तो आखिर बात है कि इसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, इसके बावजूद कि हमने उसे लगातार हीट तो दे ही रहे थे, हीट वो गेन भी किया। तो आखिर जो हमने हीट जो हमने उसको दिया तो वो गया कहाँ? क्योंकि उसका टेम्परेचर में किसी तरह का कोई इंक्रीजमेंट तो है नहीं, तो आखिर वो हीट गया कहाँ? क्योंकि हीट भी उसने लिया है। तो बेसिकली वही होता है कि वो जो हीट होता है वो कंज्यूम हो जाता है। कहाँ कंज्यूम हो जाता है? कि मैटर के स्टेट चेंज करने में, है ना, चेंजिंग स्टेट फ्रॉम ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जब मैटर का जो स्टेट चेंज होता है, चाहे कोई भी स्टेट में मैटर हो और वो दूसरे स्टेट में जा रहा हो, तब वहां पे हीट या तो कंज्यूम होगा या इमिट होगा।
और वह हीट जो होता है उसके अंदर छुपा रहता है, वो उसके टेम्परेचर में किसी तरह का इंक्रीजमेंट या डाउनफॉल के रूप में नजर नहीं आता है। तो उस प्रकार का जो हीट होता है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि जैसे देखिए, ये एक ग्राफ के थ्रू हमने इसको बताया है कि मान लीजिए ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसे हमने इस पे हमने टाइम को दर्शाया है, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। अब ये हम जहाँ से यहाँ से हमने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, चूंकि हीट हम इसे दे रहे हैं। जैसे ही ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जहाँ पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करना शुरू करता है, द्रव अवस्था में आना शुरू करता है, उस पॉइंट को, उस मिनिमम पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अब मान लीजिए ये लगातार हीट गेन करते करते अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। इसके बावजूद समय बीत रहा है, हीट सप्लाई हम इसको दे ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके टेम्परेचर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा। हीट देने के बावजूद, चूंकि यहाँ से इतना दूर टाइम बीत गया है, लेकिन इसमें इसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन जब सॉलिड पूरी तरीके से लिक्विड में इस पॉइंट पर बदल जाती है, तो फिर से यहाँ से इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है ना। यहाँ पे फिर से क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले इधर से यहाँ बढ़ा, लेकिन जब फेज का जो फेज बदला सब्सटेंस का, तब ये कांस्टेंट रहा। और फिर से जब पूरा का पूरा लिक्विड बदल गया, तो फिर से जो है इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। और फिर से जब इस पॉइंट पे पहुंचा, तब जो है लिक्विड वो वेपराइज होना शुरू हुआ, है ना। जब वेपराइज होना शुरू हुआ, तो उस पॉइंट पे भी लिक्विड वेपर में बदलना शुरू किया, लेकिन वेपर में तो बदल रहा था, लेकिन उसका जो टेम्परेचर था वो पूरे का पूरा कांस्टेंट रह गया, तब तक कि जब तक कि सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो इस यहाँ पे भी क्या हमने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। और इस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था उस दौरान वहाँ पे फेज कन्वर्जन हुआ, मतलब सॉलिड से लिक्विड, और यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ। यानी वो जो हमने हीट उसको दिया, वो हीट कहीं ना कहीं उसमें रह गया, उसको उसने छुपा लिया। और उस हीट का कहीं भी टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज में कोई योगदान नहीं था। मतलब उस दौरान टेम्परेचर किसी भी तरह से उस सिस्टम का या उस मैटर का इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसीलिए हम उसको छुपा हुआ उष्मा या गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है। तो अब इसमें दो टर्म है। पहला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यह जनरली क्या होता है कि जब कोई सॉलिड, है ना, जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है, जब कोई सॉलिड को लगातार हीट देते हैं उसका, और सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसका फेज, है ना, उसके लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, जनरली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी क्या होता है कि 1 kg किसी भी सॉलिड का, है ना, 1 kg किसी भी सॉलिड का, 1 kg चूंकि यूनिट है, मास का जो यूनिट होता है केजी। तो 1 kg किसी भी सॉलिड को यदि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या करते हैं कि जब उसको हम गर्म करते हैं, तब तक कि जब तक कि वो लिक्विड में न कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो 1 kg सॉलिड को जब हम उस लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी हमको देना पड़ता है, 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस दौरान हमें प्रेशर को हमेशा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही फिक्स रखना है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं करना है। तो सॉलिड से लिक्विड में जब फेज कन्वर्जन होता है, तो उसके लिए जो हीट सप्लाई हमने किया, और जो हीट हमने जो सप्लाई किया, तो किसी तरह का टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा। तो वो जो हीट हमने सप्लाई किया, यानी हमने जो लेटेंट हीट उसे दिया, वो जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। और इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रसुप्त उष्मा, है ना। तो प्रसुप्त उष्मा क्या है कि 1 kg सॉलिड को
एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितनी हीट की आवश्यकता होती है वह जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह जो है फेज कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड में होगा, तब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रयोग करेंगे। अगला जो टर्म है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट वन यूनिट मास यानी 1 kg ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस फेज। वहां पे हमने सॉलिड को चेंज कर किया था लिक्विड फेज में, है ना। वहां सॉलिड 1 kg सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया था, तो उसके लिए जो हीट का अमाउंट यूज हुआ उसे हम लेटेंट हीट या लेटेंट हीट उस लेटेंट हीट को या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे हम कहे थे। यहाँ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ है कि जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को हम गर्म करते हैं उसके वेपोराइजिंग पॉइंट पे, है ना, जहाँ से वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वहां पे जब वो पहुंच गया उसके बाद हमने जो उसके जो स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट उसको दिया, यानी जो उसको हमने लेटेंट हीट जो दिया, तब तक जब तक कि उसका सारा का सारा मॉलिक्यूल गैस में चेंज हो ना हो गया हो और उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज उस मैटर का स्टार्ट ना हो गया हो, तो यानी वो जो हीट हमने उसको दिया, जिस हीट के लिए उसके स्टेट यानी कि उसका जो स्टेट हुआ वो चेंज करने के लिए जो जरूरी हीट था, वो जो हीट हमने उसे दिया वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाया। यानी 1 kg लिक्विड सब्सटेंस को गैस में बदलने के लिए जिस लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। फिर से, यानी 1 kg लिक्विड को गैसियस फेज में चेंज करने के लिए हमें जितना हीट उसे देना पड़ता है, यानी ये जो हीट होता है उसमें छुपा हुआ होता है, इस कन्वर्जन में जो हीट हमें लगता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट लगा वो उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। वहीं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हमें उष्मा की जरूरत पड़ी, यानी जो लेटेंट हीट का जो मान हुआ उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। आगे, सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन है मोर एनर्जी। अब यहाँ पे बात उठता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है ना, यहाँ पे वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है ना। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, पानी की या आइस की। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि है तो टेम्परेचर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब आइस से वाटर में जब ये कन्वर्जन हुआ होगा तो उस टाइम कुछ हीट की मात्रा जो हम लेटेंट जिसे हम लेटेंट हीट के रूप में बोले, तो उसको इसने अपने में एब्जॉर्ब कर लिया होगा, है ना। यानी इस वाटर ने कुछ हीट की मात्रा को अपने में एब्जॉर्ब करके रखा होगा जो जिसका उस यूज उसने स्टेट कन्वर्जन में किया, यानी जो इसमें कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की भी मात्रा होगी, इस वजह से इसकी एनर्जी वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी। वही हम आपको उसी तरह से पूछा जाए कि पानी है, नॉर्मल जो वाटर है, और यहाँ स्टीम है ना, मान लीजिए स्टीम है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तब पूछा जाए कि किसका किसका एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहाँ चूंकि टेम्परेचर आप नापिएगा तो दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आपको भाप में यदि हाथ लगता है तो वो ज्यादा आपको गर्म प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है, ये वेपराइज फॉर्म में है, वेपराइज यानी गैसियस फॉर्म में है। अब गैसियस फॉर्म में है तो इसमें कुछ ना कुछ मात्रा होगी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी मात्रा होगी। 100 डिग्री सेल्सियस के अलावा इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की भी मात्रा होगी, तो कुल मिलाकर के इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए हमें भाप जो है वो ज्यादा गर्म प्रतीत होता है एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है उसका। तो इस तरह से हमने देखा when substances convert liquid to solid, energy released during phase change at constant temperature equal to latent heat of fusion। तो वही चीज है कि जब कन्वर्जन होता है लिक्विड से गैस में, तो यह जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, और जो हीट हमने दिया
वो उसके सिस्टम में ही रहता है, तो उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अगला, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमने देखा कि वो उसको गर्म किए तो क्या-क्या प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब हम यदि प्रेशर को चेंज करते हैं किसी भी सबस्टांस पे, यदि हम प्रेशर अलग-अलग अप्लाई करते हैं, वो हमने देखा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, उस मामले में हमेशा हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होता है। यदि हम किसी मैटर के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको ही चेंज करें तो क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर का जो सबस्टांस होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं, उसके बीच में काफी जगह होते हैं। तो जब हम उसके प्रेशर को, यदि हम उसको प्रेशर को बढ़ाएं या घटाएं, है ना, तब क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले, कैन बी बाउंड बाय क्लोज टुगेदर अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। जैसे कि हम लोग उसके टेम्परेचर को यदि बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को घटाते हैं, टेम्परेचर को घटाने के साथ क्या होगा, उसके बीच का, उस मॉलिक्यूल के बीच का जो मॉलिक्यूल का जो बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, जिसके वजह से उसका मोशन कम जाएगा। जब मोशन कम जाएगा, उनकी एनर्जी कम जाएगी, उनके बीच का अट्रैक्शन वो ज्यादा काम करेगा, तो वो और ज़्यादा नज़दीक आएँगे। तो इस वजह से क्या होगा कि जो गैसेज़ हैं, उनके बीच का एनर्जी कम आएगा, वो नज़दीक आएँगे। तो जो गैसेज़ हैं, वो जनरली क्या होंगे, लिक्विफ़ाई होंगे। सेम चीज़ यहाँ होता है कि जब हम प्रेशर भी बढ़ाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो भी उनके मॉलिक्यूल जो हैं, वो जो दूर हैं, क्या होंगे, नज़दीक आ जाएँगे। यानी कि तब भी क्या होगा कि प्रेशर बढ़ाने पे भी उनके मॉलिक्यूल नज़दीक आएँगे, जिससे कि गैस के मॉलिक्यूल नज़दीक आएँगे तो वो लिक्विफ़ाई हो जाएगा। और वही चीज़ होता है जब उसका टेम्परेचर को हम लोग करते हैं, वहाँ भी क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल के एनर्जी कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो नज़दीक आ जाते हैं। यानी कि गैसेज़ लिक्विफाई हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस चित्र में, पहले जो यहाँ पे पहले मान लीजिए यहाँ पे कुछ गैसेस हैं, इसके मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार है। यहाँ हमने प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन की सहायता से, जब हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है थोड़ा और नज़दीक आ गए। और ज़्यादा प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर थे, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं ये गैस फॉर्म में है, तो और प्रेशर अप्लाई किए तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जब और भी ज़्यादा प्रेशर को लगातार इंक्रीज करते रहे, तो इस प्रकार इतना नज़दीक आ गया कि ये सॉलिड रूप में आ सकता है। तो प्रेशर अप्लाई करने पे इस तरह का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि यह एक गैस है, लेकिन जब इसको बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है, तब यह सॉलिड रूप में आ जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जनरली क्या होता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। जनरली क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को अ, लगातार बहुत ठंडा किया जाए, तो वो सीधा, जब हम CO2 को, है ना, सीधा गैसियस CO2 को यदि हम इसको क्या कर दें कि इसको हम ठंडा कर दें, इसको हम क्या करें कि बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर डाउन कर दें या फिर हाई प्रेशर में डालें, है ना। यदि इसको हम, जो गैसियस CO2 है, इसको हाई प्रेशर में रखा जाए, यदि इसको पूरी तरह से एकदम कंप्रेस किया जाए, या फिर इसका टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा नीचे लाया जाए, तब क्या होता है कि ये जो गैसियस CO2 है वो पूरी तरीके से सॉलिड के रूप में आ जाता है ना। into gaseous, solid CO2 get converted directly into gaseous state on decreasing ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। और फिर क्या होता है कि जब हम इस सॉलिड CO2 को, यदि इसके हम प्रेशर को यदि हम कम कर देते हैं, यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पर ला दें या और इसका टेम्परेचर को कम कर दें, तो ये सॉलिड जो CO2 है वापस पुनः क्या होता है कि गैसियस रूप में आ जाता है। बीच में द्रव अवस्था में ये नहीं आता है, सीधा सॉलिड से, यानी पहले क्या आया कि गैस से सॉलिड के रूप में आया। अब क्या हुआ कि सॉलिड से वापस, जब इसके प्रेशर को कम कर दिया गया, तो वापस सॉलिड से गैस के रूप में ही चला गया, विदाउट कमिंग
विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार जब ये जो CO2 है, जब इसमें हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए या इसका टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, सॉरी इसके टेम्परेचर को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए, तो वो जो सॉलिड CO2 कुछ इस प्रकार का है। दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, है ना। इसलिए इसे हम ड्राई आइस कहते हैं, क्योंकि सूखा बर्फ होता है, ये पिघलता नहीं है, सीधा गैसियस रूप में आ जाता है, इसलिए CO2 को हम लोग जो है वो ड्राई आइस भी कहते हैं। वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों किसी भी सब्सटेंस के जो स्टेट होते हैं उसको निर्धारित करते हैं, उसको निर्धारित करने का बहुत बड़ा काम करते हैं। प्रेशर को बढ़ाइए या घटाइए, या टेम्परेचर को बढ़ाइए या घटाइए, तो इसका सीधा असर जो होता है वो मैटर के स्टेट पर पड़ता है। एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है? 1.01 गुणे 10⁵ या 105 नहीं है, 10⁵। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन जो है कि या स्टेट चेंज होता है इसमें। सब्लिमेशन में क्या होता है कि ये सब्लिमेशन इज अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे CO2, सॉलिड CO2 के मामले में क्या हुआ कि सॉलिड CO2 के मामले में ये क्या था कि सॉलिड था, और सॉलिड से जब इसके प्रेशर को हम कमा दिए या टेम्परेचर को हमने थोड़ा राइज कर दिया, तब ये सीधा गैसियस फॉर्म में आ गया। तो जब गैसियस फॉर्म में आ गया तो ये बीच में नहीं आया, ये लिक्विड में बीच का स्टेट को स्किप कर दिया, लिक्विड में नहीं आया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है स्टेट चेंज का, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। यानी सब्लिमेशन में जो सॉलिड होते हैं वो डायरेक्टली गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में लिक्विड फॉर्म में नहीं आते हैं। वही है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है कि वो गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हुआ, तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। वहीं जब गैस से सॉलिड में चेंज होगा, गैस से डायरेक्ट जब सॉलिड में चेंज होगा, तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। अगला है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जनरली क्या होता है कि मैटर पार्टिकल होते हैं, वो हम लोगों ने देखा है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट के पोजीशन में नहीं रहते। इन केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज एट सरफेस, है ना। लिक्विड के केस में क्या होता है कि जैसे लिक्विड का है ये, मान लेते हैं लिक्विड में क्या होता है कि कुछ जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, यहाँ के जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, और पार्टिकल एट द सरफेस हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। अब इन इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वेरियस पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्या होता है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ के ऊपरी सतह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी लगातार मूव करते रहते हैं, और किसी भी फैक्टर की वजह से या किसी भी कारण की वजह से इनके मॉलिक्यूल को और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्शन का जो फोर्स है इनके बीच के मॉलिक्यूल का, इससे ज़्यादा ये एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बॉन्ड को तोड़ करके वापस आ जाते हैं। यानी कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो अपने सरफेस को छोड़ करके वो उसके उसमें से बाहर चला जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है वो इवापोरेशन में होती है। जनरली इवापोरेशन में भी क्या होता है कि लिक्विड से इवापोरेशन में भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंजिंग होता है, उसके मॉलिक्यूल उसके सरफेस को जनरली इसकी वो छोड़ करके और वो एटमॉस्फेयर में जाना शुरू कर देते हैं। बॉइलिंग में भी वही होता है। बॉइलिंग में क्या होता है कि उसमें भी जो है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर इवापोरेशन में जो होता है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। सिस्टम का टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं रहता। ये सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस के ही मॉलिक्यूल से एनर्जी को गेन की और वहां से वो निकल लेते हैं। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है कि ये पूरे का पूरा सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करता है।
टेम्परेचर जो है ये पूरे का पूरा इंक्रीज किया। अभी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इनके हर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से मूव करना शुरू करते हैं। और क्या होता है कि इस प्रकार से वो इस प्रकार से उनके जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उन पे जो लगते हुए रहता है, तो उसके जब बराबर हो जाता उसके उस मतलब जो उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसको ओवरकम करते हैं और वो निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार, और जब इसका दोनों का दाब बराबर हो जाता है तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और यह जो मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके बीच का मूवमेंट के कारण दबाव लगता है, तो ये दोनों जब बराबर हो जाता है तो ये बॉयल करना शुरू करते हैं, उबलना शुरू करते हैं, और इसी के दौरान इसके अट्रैक्टिव फोर्स को पार करके बहुत सारे मॉलिक्यूल वेपराइज भी होना शुरू हो जाते हैं। तो यही जनरली मेन जो डिफरेंस है इवापोरेशन और बॉइलिंग में, यही होता है। इवापोरेशन मेनली एक सरफेस फिनोमेनन है, वो सरफेस पे ही सिर्फ होता है, जबकि बॉइलिंग जो होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम में होता है। वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वो बॉइलिंग शुरू होता है, जबकि इवापोरेशन में किसी भी तरह का टेम्परेचर इंक्रीज की जरूरत नहीं होती। वो सरफेस के मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करते हैं और वो उसको ओवरकम करके स्किप कर जाते हैं वहां से, वहां से मतलब बाहर निकल जाते हैं। दिस phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। और जनरली जो ये जो फिनोमेनन होता है बॉइलिंग, तो इसके लिए तो है कि भाई कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही आएगा तो ये बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, क्योंकि वो सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस पे सरफेस के मॉलिक्यूल को उतना एनर्जी मिलेगा, वो सरफेस को छोड़ करके वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी दूसरे ने कांस्टेंट कहना नहीं, मतलब इसको कहिए कि एट एनी टेम्परेचर होता है। एनी टेम्परेचर, जबकि ये जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, ये किसी भी टेम्परेचर पर नहीं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो इसको चाहिए ही चाहिए, वहां तक पहुंचेगा तभी बॉइलिंग शुरू हो गई और वो गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू होगा, जबकि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होना शुरू हो जाता है। फैक्टर इफेक्टिंग वेपोराइजेशन। अब इवापोरेशन को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यू हैव मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ। कौन कौन से फैक्टर जो है इंक्रीज करेंगे, तो हम लोगों ने देखा कि इवापोरेशन जनरली क्या होता है कि जब टेम्परेचर राइज करता है, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो क्या होगा कि इसके सरफेस पे ज़्यादा हीट आएगा, ज़्यादा वो एनर्जी इसके सरफेस के मॉलिक्यूल को मिलेगा, और इसका सरफेस का मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसके कारण कि वो निकल ज़्यादा रेट जिससे ज़्यादा रेट से निकलना शुरू हो जाएगा। सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा तेजी से रिलीज होना शुरू होंगे, तो वो बढ़ जाएगा। यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर कम रहेगा तो वो लो रहेगा। और इस तरह सरफेस एरिया, चूंकि हम लोगों ने देखा कि इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस एरिया है, जनरली इवापोरेशन वो सरफेस पे ही होता है। इसलिए जब यह सरफेस एरिया है तो यदि हम इसको हम मान लीजिए किसी कप में रखे हुए हैं जहाँ इसका सरफेस एरिया कम है, यदि हम इस कप से पानी को यहाँ कुछ पानी को हम फैला दिए ज्यादा सरफेस एरिया पे, तो चूंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल जो है सरफेस पे आ गए। अब ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे तो उनका जो है ऑपरेशन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल रिलीज करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। उसी प्रकार ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जनरली क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो होता है, मतलब पानी की कुछ मात्रा हवा में मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी की जो मात्रा, पानी की मात्रा जब वातावरण में जो यदि कम या ज्यादा हुई तो उसके अनुसार से भी इवापोरेशन प्रभावित होता है। यानी ह्यूमिडिटी मान लीजिए लो है, ह्यूमिडिटी क्या है, यदि एटमॉस्फेयर में पानी की मात्रा कम है, जल वाटर वेपर की मात्रा कम है, तब यहाँ से पानी जो है वो तेजी से निकलेगा, यहाँ से जो वेपराइजेशन वो तेजी से होगा। लेकिन यदि यहाँ जैसे मान लीजिए इसको ढक दिए तो इसके अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी, पहले से वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मौजूद होगा, तो ये रेट कम जाएगा, ये ज़्यादा तेजी से नहीं वो निकलेगा, उसका मॉलिक्यूल वेपराइज होगा। अब विंड स्पीड भी प्रभावित करता है। विंड स्पीड कैसे प्रभावित करता है, यदि विंड स्पीड आया तेजी से इसके सरफेस पे जो है कि एनर्जी यहाँ इसके मॉलिक्यूल को टकराया, इसके मॉलिक्यूल
पर जब हवा टकराई तो इसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला। तो यदि हवा तेज चल रही है मतलब इसके मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा तेजी से एनर्जी गेन करेंगे और अपने सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएंगे। यानी कि विंड स्पीड जो है, हवा का गति जो होता है, वो बढ़ने से वेपराइजेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि यहाँ विंड स्पीड कम होगी तब, चूंकि कम होगी तो कम मॉलिक्यूल को कम एनर्जी मिल पाएगा, या रेट जो है उसको उसका कम रहेगा एनर्जी मिलने का, और वो उसी हिसाब से वो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। इसलिए इवापोरेशन का जो रेट है वो इस मामले में कम जाएगा जब हवा का स्पीड कम जाएगा। तो वही सब मेनली ये चार तरह के जो फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो वही एन, तो इसको यहाँ लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन हेंस इंक्रीज इन सरफेस एरिया रिजल्ट रिजल्ट्स इंक्रीज इन इवापोरेशन, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी इस मामले में सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा मोलिकुल सरफेस पे आएंगे तो ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। अगला एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से भी क्या होगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सरफेस जो सरफेस एरिया के जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे और वो ज़्यादा तेजी से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे, उनका ज़्यादा तेजी से इवापोरेशन होगा। उसी तरह एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस, यदि वातावरण में पहले से ही पानी की मात्रा होगी ज़्यादा तो इवापोरेशन कम होगा। और यदि वाटर की मात्रा एटमॉस्फेयर में कम होगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एंड इंक्रीज इन विंड, हवा की गति भी जो है उसको प्रभावित करती है। यदि हवा की गति तेज है तो इवापोरेशन तेज होगा, और यदि हवा की गति कम है तो इवापोरेशन कम होगा। अगला, हाउ डज वेपराइजेशन काउज कूलिंग। अब जनरली हम लोगों ने महसूस किया होगा कि जो बाष्पीकरण होता है वो ठंडक हमें देता है। हम लोग खुद जो है महसूस किए होंगे कि गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से पसीना आता है, और यदि थोड़ी भी हवा चलती है तो वो सरफेस पर हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जनरली इसका हम लोग देखेंगे कि जनरली जो पसीना है या फिर पानी है हमारे स्किन पे मान लीजिए लग गया, तो क्या होता है कि वहाँ के जो सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जब वो वेपराइज होना शुरू होते हैं, वेपराइज होने के दौरान क्या होता है कि जब वो वेपराइज होंगे तो हम लोगों ने जाना कि वेपराइज में क्या होता है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं। लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होंगे, लिक्विड से किस में चेंज होते हैं वेपराइजेशन में, गैस में। अब हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए उनको हीट चाहिए, है ना, उनको क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। लेटेंट हीट वेपराइजेशन चाहिए, यानी कि स्टेट कन्वर्जन के लिए हीट की जरूरत होती है। और इस मामले में चूंकि लिक्विड से गैस में हो रहा है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का जरूरत होता है। तो बिना हीट का तो चेंज होगा नहीं, तो वेपराइज होने के लिए उनको ये जो लेटेंट हीट की जरूरत होती है, ये वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि अपने सतह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल से, अपने जो सरफेस से वो उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं कुछ मात्रा में, और वहां से रिलीज होकर के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार वहां का एनर्जी कम गया, जहां से वो मॉलिक्यूल रिलीज हुए वहां का एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वहां एनर्जी कम जाती है, जिसके वजह से हमें वहां पे ठंडक महसूस होती है। वही लिखा हुआ है देखिए, सर्विस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हीट, रिलीज होने के लिए जो उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वो वहां से क्या करते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूल अब एब्जॉर्ब किए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको वो ओवरकम कर दिए, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद क्या हुआ कि स्केप आउट इनटू गैसेज, उसके बाद क्या हुआ कि वो स्केप कर गया, वहां से बाहर निकल करके वो गैस में कन्वर्ट हो गया। डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल एंड काउजेस कूलिंग, उसके बाद क्या होता है चूंकि वहां से वो एनर्जी लेकर के निकल गए, इसलिए क्या हुआ कि वो पूरे सरफेस का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिए, और यही जो एनर्जी डिक्रीज हुई इसी की वजह से वो ठंडक महसूस होता है। वाई शुड वी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर, अब दूसरा ये है कि हम लोग गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। कॉटन के कपड़े जनरली क्या होते हैं कि स्किन फ्रेंडली होते हैं, और सभी लोगों को गर्मियों में वो पहनना पसंद होता है।
वो हमें ठंडक देते हैं, जनरली ऐसा बोला भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कॉटन के कपड़ों के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो गर्मियों में हमें ठंडक देते हैं? तो इस तो इसमें देखेंगे कि द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंजिंग टू वेपर। हम लोगों ने जाना कि जनरली क्या होता है कि सर लिक्विड जो सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं अपने अगल बगल से, और वो क्या होते हैं कि अपने सराउंडिंग में इवापोरेट करके सराउंडिंग में चले जाते हैं, यानी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए उनको क्या चीज किस चीज की जरूरत होती है? हीट एनर्जी की, है ना। the heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool। अब इसके लिए तो उनको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत होती है। अब वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बॉडी से प्राप्त करते हैं, अगल बगल से प्राप्त करते हैं। अब कॉटन के मामले में क्या होता है कि कॉटन बीइंग ए गुड गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोस्फेयर। अब कॉटन क्या होता है कि एक गुड एब्जॉर्बर है, वो क्या करता है कि पानी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर लाने का काम करता है। पानी हमारे शरीर में, मान लीजिए हमारा स्किन, हमारा पसीना आया तो उस पसीने को वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब करके वो बाहर लाने का काम करता है, सरफेस पे ला देता है, जिसके कारण कि वो रेट ऑफ इवापोरेशन को बढ़ाने का काम करता है। और इस वजह से हमें कॉटन जो है वो, उस कॉटन में क्या होता है कि वो इवापोरेशन ज्यादा होता है, बढ़िया तरीके से होती है, और इवापोरेशन होने की वजह से हमें ज्यादा ठंड महसूस होती है, इसलिए हमें ठंड की अनुभूति होती है और वो हमें राहत प्रदान करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉटन का कपड़ा गर्मियों में पहनना सुखद होता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है, स्किन फ्रेंडली होता है। इसलिए कॉटन का कपड़ा जो है वो हमें गर्मियों में पहनना चाहिए, या लोग पहनते हैं, और कारण ये है कि वो इस प्रकार से हमें ठंडक अनुभूति कराता है। अगला, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब अगला है कि जनरली किसी ग्लास में यदि हम बर्फ रख दें या कुछ ठंडा पदार्थ रख दें, उसको छोड़ देते हैं, तो हम थोड़े समय के बाद देखते हैं कि उसके जो आउटर सरफेस होता है, वो ग्लास, मान लीजिए ग्लास के जो आउटर सरफेस होता है, उसमें पानी की कुछ बूंदें जो है वो दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर, हम जब जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर की कुछ मात्रा जो है वो वाष्प की कुछ मात्रा मौजूद होती है। और वो क्या होता है कि जब पानी वहां पे रख देते हैं, तो चूंकि पानी का बोतल, पानी की जो ग्लास है वो ठंडक है, तो उसके संपर्क में जो जो हवा आया, और उस हवा के द्वारा जो पानी जो वेपराइज फॉर्म में है वो उसके संपर्क में आता है। तो जैसे ही उसके संपर्क में आया, तो चूंकि वो गैसेस स्टेट में है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे ही वो ग्लास के संपर्क में आया तो उसकी एनर्जी लो हो जाती है, और जैसे ही उसकी एनर्जी लो हुई, वो वापस से अपने स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में आता है और वहीं पे वो जम जाता है। तो इसलिए हमें ग्लास में यदि बर्फ रखा हुआ हो या ग्लास ठंडा हो, बहुत ज्यादा ठंडा पानी हो उसमें, तो उसके आउटर सरफेस पे जलवाष्प की कुछ बूंदें हमें इसलिए चलाती है क्योंकि बाहरी सराउंडिंग, बाहरी इन्वायरमेंट की जो वेपर्स हैं वो वहां जम जाती है, वहां एनर्जी लूज करके वो वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज के जो मौजूदा समय है उसमें पदार्थ की और भी जो है 2 स्टेट की चर्चा हो रही है, फोर्थ स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट, है ना। तो जनरली तो हम लोग तीन ही स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अब चौथा और पांचवा स्टेट भी पदार्थ का खोजा जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा स्टेट जो कि फोर्थ स्टेट होता है ना। प्लाज्मा स्टेट जो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जनरली कहा जाता है कि ये फोर्थ स्टेट होता है किसी भी पदार्थ। तो प्लाज्मा इज फॉर्म्ड व्हेन ए गैस इज हीटेड इन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जनरली क्या होता है कि किसी गैस को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है और सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और क्या करते हैं, या तो उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, या फिर उसको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है गैस को। इसमें क्या होता है कि causes द एटम टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयोनाइज्ड। इस दौरान क्या होता है कि एटम जो होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देते हैं, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर देते हैं, निकल जाते हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो जो गैसेस होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है ना। और इस तरह की घटनाएं कहाँ होती है? फाउंड इन स्टार लाइक सन, सूर्य में इस तरह की घटना होती है। लाइटनिंग, मतलब जब बरसात के दिनों में या नॉर्मल समय में बिजली 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 कड़कता है, तो उस सब जगहों पर ये सब घटनाएं होती है, वहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना। फ्लोरेसेंट लाइट में भी ऐसा होता है। तो
फ्लोरेसेंट लाइट जैसे नियॉन बल्ब हुआ या फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन बल्ब, इस सब में जो ये जो है कि प्लाज्मा स्टेट का यूज़ किया जाता है, तो जनरली इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो एक्सट्रीमली जो है गैसेस को हीट किया जाता है और वो आयनाइज हो जाती है, इसकी वजह से वो काफ़ी चमक चमक प्रोड्यूस कर पैदा करती है, अलग तरह की वो चमक ज़्यादा चमकीली होना शुरू हो जाती है। तो उस दौरान कहा जाता है कि वो जो प्लाज्मा, वो जो स्टेट है, ये वो जो स्टेट है वो प्लाज्मा स्टेट है। जनरली वो गैसेस जो होती है वो खास करके जो अक्रिय गैसें हैं, नोबेल नोबेल जो गैसेस हैं, वो प्लाज्मा स्टेट में इंटर कर जाती है। अगला जो फिफ्थ स्टेट है, इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसे दो वैज्ञानिक, ये जो बोस थे भारतीय वैज्ञानिक थे, है ना, और ये एल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनका नाम, जो बोस थे इनका नाम सत्येंद्रनाथ बोस था, और ये एल्बर्ट आइंस्टीन को तो सभी लोग जानते हैं। तो ये जो पांचवा फेज है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है, जनरली फिफ्थ फेज के नाम से यही जाना जाता है। इज स्टेट ऑफ मैटर फाउंड एट वेरी लो टेम्परेचर। प्लाज्मा में क्या होता था कि हम जनरली गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रहे थे, यहीं पे इसका उल्टा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सब्सटेंस को या कुछ पदार्थ को क्या करते हैं कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको लिया जाता है ना, क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, -273 डिग्री, है ना, सेल्सियस। इसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। कि सबसे मतलब ऐसा मानिए कि एब्सोल्यूट जीरो सबसे न्यूनतम तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस, या इसी को जीरो केल्विन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ को -273.15 डिग्री सेल्सियस पे लाया जाता है एट ए, और उस टाइम क्या है कि एट ए वेरी लो डेंसिटी, और उस समय जब हम इस टेम्परेचर पे लाएंगे उस सब्सटेंस को, तो उस टाइम उसका जो डेंसिटी है, हवा का जो डेंसिटी है वो भी बहुत कम रहेगा, मतलब कि 1 लाख पार्ट, मतलब 1 लाखवां भाग, नॉर्मल एयर डेंसिटी जो है उसका लगभग 1 लाखवां भाग, है ना, एक, यानी कि हम जो डेंसिटी, हवा की जो डेंसिटी रखेंगे, वो रखेंगे, हवा की जो नॉर्मल डेंसिटी है उसके 1 लाख में भाग के इतना, और उसका जो टेम्परेचर है वो भी काफी कम कर देंगे, है ना, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए यूनिक स्टेट ऑफ मैटर, यह एक अलग प्रकार का जो मैटर का स्टेट जो है उन्होंने डिफाइन किया था, डेट इमर्ज एट अल्ट्रा लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर पे उस तरह का जो स्टेट है वो देखने को मिलता है, वेयर पार्टिकल बिहेव कलेक्टिवली एज ए सिंगल क्वांटम एंटिटी। और इस प्रकार का जो स्टेट होता है उसमें पार्टिकल जो है वो अलग ढंग से, यानी कि एक सिंगल क्वांटिटी, ये सिंगल क्वांटम एंटिटी के रूप में वो बिहेव करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा कि पदार्थ की अवस्था के बारे में था, जनरली इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो पदार्थ है उसके बारे में जो है ये पूरा चैप्टर था। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द जो इसमें टॉपिक्स थे एनसीईआरटी बुक में, उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है, फिर भी यदि कुछ छूट गया हो तो आप लोग भी मुझे बताने का कष्ट करें, मैं अपने स्तर से और इसमें सुधार करूंगा, आप लोग को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को बताएं, इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।